Hello students, welcome to TCM classes. Today we'll be revising electrostatics for IIT JEE Mains in advance. इससे पहले I have already revised electrostatics for IIT JEE Mains in advance. There is a video, you can check that out. That will be very useful for you. एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो टॉपिक है या इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, तो आपको लास्ट टाइम पर जल्दी से जल्दी कोई रिवीजन करने के लिए ये वीडियोस बनाए गए हैं, जिससे कि आपको ऑल इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूले जो भी हैं वो आप एक जगह पर जल्दी से जल्दी रिवाइज़ कर लो और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। और मैं होप करता हूँ कि आप इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर रहे होगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर मैं हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाता रहूँगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक रिवाइज़ करना। ये सिर्फ रिवीजन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, तो हम उसी पे ही फोकस करते हैं। प्रॉब्लम्स के लिए अलग वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हो। तो अच्छा, एक और बात है कि अगर आपको मान लीजिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई भी डाउट आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड डाउट आता है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, या फिर अलग अलग टाइप के डाउट्स आते हैं, जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है तो कि मेरी क्या प्रिपरेशन ठीक है कि नहीं, अप टू द मार्क है कि नहीं, या फिर लास्ट टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, लास्ट टाइम पे मुझे प्रॉब्लम्स रिवाइज करने चाहिए, या फिर नए प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने चाहिए, या फिर कॉन्सेप्ट रिवाइज करने चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करने चाहिए। तो अलग अलग टाइप के डाउट आते हैं बच्चों के मन में। तो इस तरह से के भी डाउट्स आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है नीचे, तो व्हाट्सएप नंबर नीचे है, 2 नंबर्स हैं, उन पर से भी किसी भी एक नंबर पर आप पर्टिकुलरली मुझे डाउट पूछ सकते हो। अगर आपका वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट है तो आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हो मुझसे पूछ के, और अगर आपका वो नॉर्मल डाउट है, जैसे कि लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या रिवाइज करना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस तरीके के डाउट्स भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है किसी से रिलेटेड, तो आप वो कन्फ्यूज़न भी मुझसे क्लियर कर सकते हो। तो व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। इंटरेक्शन, चार्ज का इंटरेक्शन electrostatics deals with the interaction of charges. It is composed of electro and statics. इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस और स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी। तो स्टेशनरी चार्जेस से डील करता है ये, इंटरेक्शन बिटवीन स्टेशनरी चार्जेस। चार्ज क्या होता है? चार्ज के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। चार्ज क्या होता है? इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट अप्लाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू अदर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया था, चार्ज ऐसा होता है, ये यूजुअली एक एटम के बारे में बताया गया है। चार्ज 2 तरह के होते हैं। चार्ज है आपका ये पॉजिटिव चार्ज, और ये है नेगेटिव चार्ज। चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज और एक ये नेगेटिव चार्ज। दूसरी ये भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। जैसे अगर सपोज 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखे हुए हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट चार्ज विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड राइट चार्ज विल मूव टुवर्ड्स द राइट। तो ये होता है रिपेलिंग। और अगर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ रख दिया है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज़ द बेसिक रूल ऑफ चार्जेस, चार्ज इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट होता है कंडक्टर। क्या होता है? कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच कैन बी यूज टू कैरी और कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसे आप अपनी नॉर्मल लाइफ में क्या देखोगे? वायर में अलग अलग वायर्स होते हैं, है ना। अब इन सभी वायर्स का एक पूरा बंडल ऑफ वायर, इस वायर के अंदर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये करंट को कैरी करने के लिए यूज़ होता है। इसमें करंट कैरी होता है। अब दिस इज़ करंट कैरिंग। अब आप कहोगे कि करंट है यहाँ पर, तो ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गई। चार्ज के बारे में क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर कि इट इज़ यूज टू कैरी चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट? एक्चुअली में जो करंट होता है, दिस करंट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर आपको पता होगा तो डी क्यू आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये बेसिक डेफिनेशन होती है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर सेकेंड।
इज डिफाइंड एज करंट, है ना। तो इसीलिए, और जो इसको कैरी करता है, चार्ज को फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको हम कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, कंडक्टर समझ में आ गया। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस, जैसे आपका रबड़, वुड, प्लास्टिक, इसमें आप वुड भी ऐड कर सकते हो। तो ऐसे जिनमें आप करंट अगर इधर से पास करोगे, जैसे अगर आपने इधर करंट पास किया तो ये इधर से निकलेगा ही नहीं, मतलब करंट पास ही नहीं होगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर, मतलब इंसुलेटर्स दे डू नॉट कंडक्ट चार्जेस, कंडक्टर्स दे कंडक्ट चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो इंसुलेटर्स के बारे में समझ चुके हैं हम। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन, थर्ड चीज़ है चार्जिंग बाय इंडक्शन। देर इज अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन न्यूट्रल बॉडी बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी नियर इट विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के पास लाकर, दूसरी वाली जो ये वाली, सपोज ये दूसरी बॉडी अनचार्ज है, दिस इज अनचार्ज बॉडी, दिस इज चार्ज बॉडी। अब आपने क्या किया कि इस चार्ज बॉडी को आप इसके पास लेके आए, जिससे कि क्या होगा, पास लेके आने से क्या होगा कि ये अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाएगी। व्हेन इट केम नियर इट, इट बिकेम चार्ज्ड। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इंडक्शन, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। ये आप नॉर्मली लाइफ में कब कहाँ देखोगे, जैसे सपोज आपने क्या किया, आपके हेयर्स हैं, अब आपने कोई एक चार्ज लेके आया, मतलब जैसे कि, या फिर कोई भी चार्ज है, जैसे आप अपने हेयर के पास लेके आओगे, तो वो क्या होगा ना कि वो चार्ज हो जाएंगे और वो खड़े हो जाएंगे, है ना। मतलब चार्ज बॉडी की तरफ वो आयोनाइज होके वो स्ट्रेट हो जाएंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है, यूजुअली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इसका रीज़न क्या होता है होने का, कि ये इस जो बॉडी है, जिस बॉडी में पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, है ना, और नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, पर ये बॉडी इस समय न्यूट्रल रहती है, मतलब ये दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल करा आउट करते रहते हैं। पर जब भी कोई नई बॉडी, चार्ज्ड बॉडी अगर इसके पास आती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी पास आई है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो उसके केस में क्या होगा कि यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज हैं ये घूम के इधर की तरफ आ जाएंगे, तो इस सरफेस पे पास में, जिससे कि पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाएं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और पॉजिटिव चार्जेस दूर रहेंगे कि रिपेल होंगे। तो उसकी वजह से क्या है कि इस बॉडी का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और नीचे वाला पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें चार्जिंग हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक, ओके, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। चार्जेस एक्चुअली, कोई भी एक चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज इम्पॉर्टेंट, दिस यू हैव टू रिमेंबर। कोई भी चार्ज जो आपको बताया जाता है वो चार्ज एक्चुअली में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कि जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि 3 कोलम्ब है, 3 कोलम्ब चार्ज है, यानी कि 3 कोलम्ब चार्ज मतलब वो कंसिस्ट होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब उसमें क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ये आप निकाल सकते हो कि सपोज 3 कोलम्ब चार्ज है तो वो डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक एन की वैल्यू आएगी, पर्टिकुलर होल वैल्यू। तो मतलब एक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्जेस। ठीक, समझ गए। जैसे अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये जो एक्चुअली बनाए हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बड़ा चार्ज बनाते हैं। तो चार्ज की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होगी, तो ये वाली चीज़ है ना। हमेशा चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, ये है
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी। अब इसके बाद आती है यहाँ से आपकी एक्चुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ क्या है, वो है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ क्या कहती है? कूलम्स लॉ कहती है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, सपोज देयर आर चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड इन वैक्यूम बाय डिस्टेंस r, तो उनके ऊपर एक फोर्स लगती है। द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और प्रिसाइजली बोलूँ तो K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो दिस इज एक्चुअली में K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और Q1 Q2 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर भी कह सकते हो आप इसको। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास ये जो फोर्स है, अगर ये जो फोर्सेस हैं आपकी, ये चार्ज जो है आपके दोनों सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। एंड दिस फोर्सेस विल बी इक्वल टू व्हाट, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो r स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही अगर ये चार्जेस Q3 एंड Q4, सपोज Q4 क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस सेम थिंग, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो, है ना। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रख लीजिए, आपके लिए ये बहुत यूज़फुल हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपकी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कैलकुलेशंस में यूज़ होती है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। परमिटिविटी ऑफ स्पेस। सपोज अब ये जो आपकी जो ये लॉ हमने बताई है, इसमें एप्सिलॉन नॉट यूज़ हुआ है, यानी कि ये किस लिए है, वैक्यूम एज ए मीडियम के लिए। मतलब एयर हो या फिर वैक्यूम हो, तो मतलब आप एप्सिलॉन नॉट तब यूज़ करोगे। मतलब अगर इसके अलावा कभी भी ऐसा हो गया कि आपने मीडियम चेंज कर दिया चार्जेस के बीच में, जो कि बहुत कॉमन है, मीडियम चेंज करने पर क्या होगा, मीडियम चेंज करने पर आपके पास परमिटिविटी जो एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो ये एप्सिलॉन नॉट है, दिस एप्सिलॉन नॉट इज चेंज टू एप्सिलॉन आर, ठीक है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो उसके केस में जो एप्सिलॉन, उसकी जो परमिटिविटी एप्सिलॉन होती है, उसके केस में दिस एप्सिलॉन नॉट बिकम्स इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। मीनिंग कि अगर आपके पास ये मीडियम है, अगर यही यहाँ पर मैं लिक्विड भर देता हूँ, ये मीडियम में आ जाता है, ये पूरी चीज़, इसमें मैं अगर मीडियम डाल देता हूँ, मीडियम आ जाता है। तो मीडियम के केस में यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स का, वो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू, या फिर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी एप्सिलॉन में, और यहाँ पर एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मीडियम चेंज होता है तो क्या होता है, जिसमें से एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन आर होता है आपका परमिटिविटी ऑफ द, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और एप्सिलॉन आर होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आपको दी जाएंगी ऑलरेडी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
ये वेक्टर फॉर्म में आप अगर इस फॉर्मूले को याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी ये जान चुके हो कि फोर्स है। कूलम्ब्स लॉ जो होती है वो फोर्स होती है। अब जो कोई भी फोर्स जो होती है वो आप जानते हो कि वो वेक्टर फॉर्म में होती है ना। फोर्स इज ए वेक्टर, तो फोर्स इज ए वेक्टर। तो उसके केस में क्या होगा कि ये वेक्टर है तो इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है ना। और जब आपके पास सपोज, तो ये जो वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है ये वही दिया हुआ है कि मतलब दिस फोर्स, इसके बारे में आप जानते हो कि दिस फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये क्या है बता रहा है, ये बता रहा है आपका दिस कैन बी रिटन एज R1 माइनस R2 बाई मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका R1 माइनस R2 वेक्टर का कैप, यूनिट वेक्टर, मतलब इन दिस डायरेक्शन। मतलब अगर सपोज मैंने R1 की फोर्स ली तो ये जो फोर्स होगी ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, F है ना। और जो दूसरी फोर्स है ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, इस R1 कैप के डायरेक्शन में। और ये जो है इसका कैप के डिवाइड बाई ये है R1 माइनस R2 मॉड का स्क्वायर। ये क्या बोल रहा है, ये बता रहा है कि आपको जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, अब R1 माइनस ये है, इसमें जब वेक्टर देख रहे हो आप तो दिस इज R1 कैप है ना, दिस इज R1 वेक्टर एंड दिस इज R2 वेक्टर। R1 माइनस R2 वेक्टर इज दिस वेक्टर। This vector is your R1 minus R2 vector and reverse is R2 minus R1 vector है ना। तो ये जब आपने फोर्स निकाल रहे हो दो चार्जेस के बीच में तो आपने R2 माइनस R1 वेक्टर निकाल दिया। तो अब इसके बाद इसको अगर आप चाहो, अब फोर्स इसका डायरेक्शन ये होगा F1 वेक्टर, या ये F12 इज इक्वल टू F21। या तो आप इसको इस वेक्टर फॉर्म से करना चाहते हो जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स है, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से जो सिंपल वे में ये पहचानते हुए कि हमने जो इस तरीके से किया था कि फोर्स जो होती है वो हमेशा लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस होती है, और अगर रिपेल आपस में एक दूसरे सेम चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, नहीं तो अपोज करेंगे। और मैं ये होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से आती होगी कि किसी भी फोर्स को हम दो डायरेक्शन में किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। जैसे सपोज़ अगर ये फोर्स है F21, अगर इसका एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से, तो दिस विल बी इक्वल टू F21 cos थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू F21 sin थीटा। बस ये रिजॉल्विंग आनी चाहिए आपको। मतलब दिस फोर्स इज अगर थीटा, फोर्स इज F, दिस विल बी इक्वल टू F cos थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू F sin थीटा। दिस रिजॉल्विंग इज इम्पॉर्टेंट। तो आपको अगर ये रिजॉल्विंग आती है और ऊपर वाला फॉर्मूला आता है, पता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, तो आपको ये वेक्टर फॉर्म से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस क्या होता है फोर्स, मतलब अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं, जैसे एक ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से आप वेक्टर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस लगा सकते हैं। जैसे सपोज आपके पास चार्ज ये है, ये 2 है और ये 3 है, दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q2 एंड दिस इज़ Q3। तो उसी केस में आप चार्ज फोर्सेस कैसे निकालोगे। फोर्स निकालने के लिए सपोज जैसे आपके पास पूछा गया एग्जाम में कि फोर्स ऑन Q1 निकालना है आपको, तो फोर्स ड्यू टू Q2, अब ये है आपकी लाइन जॉइनिंग Q1 Q2 और दिस इज Q1 Q3, ऑन Q1 निकालना है। तो फोर्स ड्यू टू Q3 ऑन Q1 क्या होगा, दिस वन F13, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर दिस R13 डिस्टेंस, दिस इज R13 डिस्टेंस, दिस इज R12 डिस्टेंस, तो F13 विल बी इक्वल टू Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 होल स्क्वायर, इस डायरेक्शन में। दूसरी फोर्स क्या है,
ऊपर से this force, this is F12. F12 force will be equal to what? This will be equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R12 होल स्क्वायर। दो फोर्सेस आपके पास निकल चुकी हैं, इन दोनों के बीच का एंगल ट्राइंगल में आपको दिया होगा ज़रूर एग्जामिनेशन में। तो आप इसको क्या करो, या तो F12 को रिजॉल्व कर लो दो डायरेक्शन में, F13 की डायरेक्शन में, F13 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नहीं तो F13 को रिजॉल्व कर लो। तो अगर आपने सपोज F13 को रिजॉल्व किया तो रिजॉल्विंग वेक्टर्स क्या होंगे आपको, एक तो ये F13 साइन थीटा और दूसरा होगा एक यहाँ पर विच विल बी F13 कॉस थीटा। अब नेट फोर्स क्या हो गई, नेट फोर्स हो गई आपकी F12 प्लस F13 कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में F13 साइन थीटा। ये ऐसे है, ये है आपकी नेट फोर्सेस। ओके, तो ऐसे निकालते हैं हम फोर्सेस, नेट फोर्सेस। ये फोर्सेस कैसे निकालनी होती है ना। तो आपको ये वेक्टर और ये सब वेक्टर से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेक्टर्स में कंफर्टेबल तो वेक्टर्स को आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, नहीं तो यूजुअली इस तरह से रिजॉल्व करके रिजल्टेंट निकालना जो काफ़ी आसान होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो आप अभी तक क्या क्या सीख चुके हो, आप फोर्सेस के बारे में सीख चुके हो, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फोर्स क्या वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं, रिपेलिंग कब होती है, अट्रैक्टिंग कब होती है। दूसरा आप ये सीख चुके हो कि अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस दिए हुए हैं तो आप कैसे कहीं किसी एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स निकालोगे, वो भी सीख चुके हो। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। What is electric field? Electric field is what? Electric field is the electric force experienced by a point. By a point charge. Is the electric force experienced by a point charge. बस जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है उसमें आप चार्ज जो है जो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, उस पर पॉइंट चार्ज, उसको चार्ज उसका यूनिट, उसकी वैल्यू 1 यूनिट कर दो। जैसे सपोज ये है Q1 और ये है Q2, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है Q1 पे। तो Q1 पे जो फोर्स होगी वो होगी आपकी Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, है ना। इसमें आप क्या कर दो, R की वैल्यू, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है Q1 पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी आपकी जब आप Q1 की वैल्यू 1 कोलम डाल दोगे। तो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। दिस इज द फील्ड एट Q1। ओके, सिमिलरली फील्ड एट Q2 भी निकाल सकते हो। जब फील्ड आप Q2 निकालना है तो Q2 को 1 रख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F बाई Q नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक्चुअली सेम ही होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है पॉइंट चार्ज होता है आपका Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, जैसे सपोज आपके पास एक पॉइंट चार्ज है ये Q, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस करेगा, सर्कुलर प्रोड्यूस करेगा एक्चुअली में, ये आपको पता होना चाहिए। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या ऐसा डायरेक्शन होगा, थोड़ा ठीक से नहीं बन पा रहा है, मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगी, गोइंग अवे इन ऑल डायरेक्शन 360 डिग्री स्फेरिकली, ये सर्कुलरली नहीं है, स्फेरिकली है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी दिस, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q इज दिस वैल्यू।
करेक्ट, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। पहली चीज़ तो आप ये जान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली में ए वेक्टर, क्योंकि फोर्स वेक्टर होती है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होती है। इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। अगर सपोज आपसे पूछा गया है एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके केस में आप क्या करोगे? उसके केस में आप हर एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पर वो निकालोगे। बिकॉज सपोज Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो है इस डायरेक्शन में होगी, है ना, पॉइंट पी पर। उसकी वैल्यू होगी Q1/4πε0 R1² इफ़ दिस इज़ R1, ठीक है। ऐसे ही Q2 की होगी इस डायरेक्शन में E2, Q3 की होगी QI की होगी इस डायरेक्शन में ऊपर, QN की होगी इस डायरेक्शन में ऊपर। आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको निकालनी है पॉइंट पी पर, इन सब का रिजल्टेंट निकाल लो। रिजल्टेंट आपको रिजॉल्व करके निकालना आता है, मैंने जैसे ऊपर समझाया था। तो ये होता है। अब ये इसका वेक्टर फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/R/R1² RI। आपको याद क्या रखना है कि आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी फील्ड्स का। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? हर एक जो फील्ड होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉइंट चार्ज होता है सपोज, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे शो की जाती है। तो ये जो मैंने शो की थी ये एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली रिप्रेजेंट की जाती है फील्ड से, लाइंस से रिप्रेजेंट की जाती है फील्ड को, वो बताता है। और किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो वो होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब दूसरी चीज़ ये क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कहीं कहीं पर तो बहुत पास रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पर बहुत दूर रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस। दिस स्पेस x देखा जाए तो दिस स्पेस x x1 is greater than x3, similarly x2 is greater than x4। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज x2 is greater than x4 का मतलब क्या है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट B। वाई? जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी। करेक्ट। टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी रास्ते में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि इंटरसेक्ट करने का मतलब है क्या है कि एक पॉइंट पे अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ड्यू टू वन चार्ज, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक चार्ज से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं निकल सकती। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। ये जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, ये ऐसा बनाया हुआ है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है, लेकिन ये रिवर्स होके नहीं आ रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड्स बनाती हैं। In a charge-free region, electric field lines can be taken to be zero या null। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर, और यहाँ पर अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें पैरेलल होंगी। ठीक है,
अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जैसे कि सपोज आपके पास एक रिंग है, ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। रिंग ऑफ चार्ज में आप करोगे क्या? रिंग ऑफ चार्ज में आप करते क्या हो कि इसमें आपको इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ता है। फॉर्मूला है रिंग ऑफ चार्ज का, फॉर्मूला है ये। अब ये फॉर्मूला मैं आपको बता भी देता हूँ कि किस तरह से आएगा। ये फॉर्मूला एक्चुअली में आता है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। आपको यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर एक एलिमेंट लेना होता है जिसकी लेंथ होती है dx। अब dx इज इक्वल टू दिस, मेकिंग एन एंगल ऑफ d थीटा। इस एलिमेंट की वजह से अगर पूरा चार्ज q, टोटल चार्ज q इज स्प्रेड अलोंग 2πr लेंथ, तो dx पर कितना चार्ज होगा? dq। दिस dq विल बी इक्वल टू q बाई 2πr इंटू dx। ठीक है, dq इज इक्वल टू आपका q बाई 2πr इंटू dx। अब इस चार्ज dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, वो आपको निकालनी पड़ेगी। वो इस डायरेक्शन में होगी, ई डी क्यू की वैल्यू क्या होगी? दिस इज x, दिस इज r, तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ई डी क्यू होगा आपका डी क्यू बाई 4πε0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट ओवर का होल स्क्वायर, है ना। दिस ये निकालने के बाद क्योंकि आप अब देखोगे ऐसे ही सभी चार्जेस होंगे छोटे छोटे एलिमेंटल चार्ज। अगर आप इसके अपोजिट वाला चार्ज लोगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी, इधर जो चार्ज होगा। तो ये इसके अगर आप कंपोनेंट डिवाइड करोगे तो ये कंपोनेंट होंगे, इसका एक कंपोनेंट थीटा, दिस एंगल थीटा यू कैन डिटरमाइन। ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। तो इसलिए अब आपको इसका कॉस थीटा कंपोनेंट लेना पड़ेगा। कॉस थीटा कंपोनेंट लेते ही मैं आपको लिख देता हूँ कि दिस ई डी क्यू आप फाइंड आउट करोगे बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा इज व्हाट? कॉस थीटा इज एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 1/2। तो इस वैल्यू को आपको इंटीग्रेट करना, डी क्यू इज इक्वल टू, अब डी पूरा एक्सप्रेशन ही लिख देता हूँ मैं। दिस इज क्यू बाई 4πε0 इंटू 2πr इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 एक्स डी एक्स। इसको अगर आपको इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे ज़ीरो से लेके 2πr तक, तो आपके पास 0 से लेके 2πr तक, चाहो तो आप इसको, मैं क्योंकि मैंने dx लिया है इसलिए मैंने 0 to 2πr तक इंटीग्रेट कर दिया। और अगर आप इसको नहीं करते तो थीटा में कन्वर्ट करते तो डी एक्स को आप थीटा में कन्वर्ट कर सकते थे, आर इंटू डी थीटा। डी एक्स इज आर इंटू थीटा क्योंकि ये कर्व है, आर्क। और कॉस थीटा को ऐसे ही रखने देते और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देते। ठीक है, तो आप थीटा में कन्वर्ट कर देते तो वैल्यू क्या रखते हैं आप? 0 से लेके 2π तक, 0 से 2π तक। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन के तरीके हैं। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आपकी जो ई की वैल्यू आएगी नेट, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट। तो ये बेसिक प्रोसेस है, पर आपसे एग्जामिनेशन में ये इंटीग्रेशन प्रोसेस नहीं पूछा जाएगा। आपसे बस ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी ड्यू टू ए रिंग, और नेगेटिव रिंग है तो उस टुवर्ड्स द सेंटर होगी। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ज़ीरो होती है सेंटर पे। सेंटर मतलब क्या? दिस पॉइंट, सेंटर पे ज़ीरो होती है। क्यों होती है ज़ीरो? अगर आप, ये एक्स डिस्टेंस है, दिस इज़ योर एक्स डिस्टेंस, एट सेंटर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? एक्स क्यू एक्स होती है। अगर एक्स ज़ीरो होगा तो दिस होल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम ज़ीरो, इसलिए ज़ीरो होती है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स वेरी मच ग्रेटर देन आर इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए पॉइंट चार्ज।
जब x बहुत दूर हो जाता है तो उसके केस में रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। क्यों, अभी देख लेते हैं। जब x इज वेरी मच ग्रेटर देन r, व्हेन x इज वेरी मच ग्रेटर देन r, तो उसके केस में हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा qx बाई 4πε0 इंटू, सिंस x इज़ वेरी मच ग्रेटर देन r तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि r तो बहुत छोटा है, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर रूट पावर 3/2। दिस इज कैंसिल एक्स क्यूब, दिस विल बिकम q बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर। तो ये बिल्कुल, ये रिंग जो है बिल्कुल एक ऐसी बिहेव कर रही है जैसे कि ये पॉइंट चार्ज है, और डिस्टेंस एक्स पर हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए क्लियर है। चलते हैं आगे। इम्पॉर्टेंट है ये बॉक्स वाले फॉर्मूले, ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं। अब आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पर। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आती है यहाँ पर x इज इक्वल टू r/√2। ये आप निकालोगे कैसे, अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा आता है तो मैक्सिमा और मिनिमा से आप Ex, आपको एक्सप्रेशन पता है, Ex के एक्सप्रेशन में आप करोगे dEx बाई dx इज इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, और तो उसमें आपके पास x की वैल्यूज आएंगी, x की वो वैल्यू जहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है। उस हर एक x की वैल्यू पर अगर आप d2 बाई dx² निकालते हो, अगर एट ए पर्टिकुलर x1 वैल्यू, x की वैल्यू x1 x2 ऐसे आएगी, x1 पे अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो x1 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर d2 बाई dx² लेस देन 0 आ रहा है तो x1 इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, ये वाली टेक्निक यूज़ होती है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। यहाँ पर मैक्सिमा निकालने के लिए हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये हम पहले dx बाई dx करेंगे और x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे। उसमें से एक पॉइंट ये होगा r/√2, और उस पर्टिकुलर वैल्यू पे हमारा d2 बाई dx² लेस देन 0 आता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है x के साथ वो ये होता है। तो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड x इज इक्वल टू r/√2 पे आती है, और इसकी वैल्यू होती है ये। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन कैरिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है W/Q, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है। वर्क डन बिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि आपका सपोज बी, पोटेंशियल एट बी क्या होगा, आपने इन्फिनिटी चार्ज को आपने इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आए तो कितना वर्क लगा, और इसके चार्ज को आपने इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आए हो तो कितना वर्क लगा। दोनों के वर्क को डिफरेंस कर दो, बाई डिवाइड कर दो और चार्ज से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। वैसे ये होता है आपका W/Q, ये बेसिक डेफिनेशन होती है जो कि हर एक जगह पर अप्लाई कर होती है, ग्रेविटेशन में भी। पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एक रेडीमेड फार्मूला होता है जो एक्चुअली इसी से ही डिराइव होता है, बेसिक अपर वाली डेफिनेशन से। अगर आप एक पॉइंट चार्ज को अगर आप इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आओगे जो कि r डिस्टेंस पर है, इस चार्ज को आप इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लेके आओगे तो उसमें जो वर्क डन होगा अपॉन, मतलब किसी भी एक पॉइंट चार्ज को Q1 को आप इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पर लेके आओगे एक Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो वर्क डन होगा WQ1 अपॉन
WQ1 इन्फिनिटी से R तक लाने में अपॉन Q1 जब आप करोगे तो आपका पोटेंशियल आ जाएगा V ड्यू टू Q इस पॉइंट पर। तो ये आता है, अब इससे आता है आपका ये पोटेंशियल, ठीक है। पर अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ ये चीज़ आपको अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आपने किसी बुक में देखा होगा तो पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। पर पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r इज डिफाइंड एज दिस इज पॉइंट चार्ज, डिस्टेंस r, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है v, दिस फॉर्मूला इज दिस। ओके, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब ये आपको यही ध्यान रखना होगा कि ये पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर, इसका मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी इट इज़ नॉट ए वेक्टर। तो इसका मतलब आप इस वाले केस में रिजॉल्विंग नहीं करेंगे, रिजॉल्विंग नहीं करोगे, रिजल्टेंट नहीं निकालोगे, जस्ट जो पोटेंशियल है उनको ऐड कर दोगे। जैसे सिस्टम ऑफ चार्जेस, यहाँ पे आपके पास Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q1 है। तो आप इसमें क्या करोगे, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इज Q1/4πε0 R1, Q2 से Q2/4πε0 R2 है, Q3 की वजह से Q3/4πε0 R3 है। सिमिलरली इन सभी चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल है इस पॉइंट P पर, उन सबको जस्ट आप सम कर दोगे विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्टेंट या रिजॉल्विंग, क्योंकि ये एक स्केलर सिस्टम होता है, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज ओके। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट जो ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है मैं पहले समझा देता हूँ। अगर आपके पास दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है ना, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस dr है। dv इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि dv इज़ व्हाट, dv इज इक्वल टू vb माइनस va। इसका पोटेंशियल vb है, इसका पोटेंशियल a है, va है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, electric field will be from the higher potential to the lower potential. This is electric field, this is electric field, and the value of the electric field is given by minus dv by dr। तो इस फॉर्मूले से अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। इससे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आते हैं। व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? Equipotential surfaces are planar, they may be planar solids, but equipotential surface can never be point size. Equipotential surfaces are what? Equipotential surfaces are those surfaces with same potential. Are called equipotential surfaces. प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ऐसा, जिस पर परपेंडिकुलर हैं ये तीनों लाइंस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक। इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब जैसे पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे जा रही है, ये बिल्कुल वेव फ्रंट की तरह है ऑप्टिक्स में। तो ये होगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस प्लानर होती हैं, जैसे मैं आपको इसमें बताया। इक्विपोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज इज सिलेंड्रिकल। क्यों? बिकॉज लाइन ड्यू टू ए लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, मतलब सर्कुलरली 360 डिग्रीज में चारों तरफ। तो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में भी होगी, तो आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो होगा क्या? सिलेंड्रिकल।
जिसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस ऑन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम सीख चुके हैं। अब आते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अगर सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है लेफ्ट से राइट में, और चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है क्यू। तो चार्ज पार्टिकल क्यू, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है इसके अंदर कि अगर कोई भी एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज गिवन बाई क्यू इंटू ई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चार्ज पार्टिकल क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो होगी क्यू ई। अब काइनेमेटिक्स से, क्योंकि आप सीख चुके हो काइनेटिक्स, मैंने आपको बता चुका है पिछले वीडियो में, काइनेमेटिक्स अगर फोर्स किसी के ऊपर क्यू ई है तो उसके ऊपर एक्सेलेरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, तो उसका एक्सेलेरेशन होगा क्यू ई अपॉन एम, जिसका एक्सेलेरेशन हमें पता चल चुका है। दिस ऑल्सो इज अ थिंग विच यू शुड रिमेंबर, दिस इज एक्सेलेरेशन। अब आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी या इसकी वेलोसिटी निकालनी है। सपोज ये पॉइंट आपका ए से 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, आपको बी पॉइंट तक वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या होगी, u इज इक्वल टू 0 था, इसकी वेलोसिटी निकालनी है आपको बी पॉइंट पर। तो आपको पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है इक्वेशन ऑफ मोशन से, सॉरी, v इज इक्वल टू 0 प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी। दूसरा, अब यहाँ पर t एक अननोन वेरिएबल हो गया जो हमें पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। डी हमें पता हुआ है, तो u की वैल्यू 0 है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 QE बाई एम इंटू डी। तो योर वेलोसिटी वैल्यू इज √2QED अपॉन एम। दिस इज योर वन एक्सप्रेशन विच कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वेलोसिटी फॉर ए चार्ज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर आपने ये तो हमने यहाँ पर निकाल लिया था QTM बाई QET बाई एम, √2Q डेल्टा वी बाई एम कहाँ से लिख दिया, को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू 2QED बाई एम। अब आपको इसमें डेल्टा वी दिया हुआ है, अब हमें पता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा डेल्टा वी बाई डी, बिकॉज E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है, जो वाला एक्सप्रेशन है ना, हमें पता है ये वाली चीज़। E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डी हो गया, तो डेल्टा वी बाई डी मतलब यहाँ पर हम डालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2Q डेल्टा वी अपॉन डी इंटू एम इंटू डी। डी कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर क्या आया, ये वाली चीज़। ठीक है, सिंपल है, पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये एक्सप्रेशंस समझ लीजिए, याद करना चाहते हो तो याद कर लो, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम में यूज़फुल होंगे, इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। वेलोसिटी आप निकाल चुके हो, काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप ये कर सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर बेसिक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी की वैल्यू डाल दो, जिस टर्म में वो पूछ रहे हैं वैसे टर्म निकाल दो, तो ये हो जाएगा। तो इस हाफ एम क्यू टी बाई एम, तो ये हो गई आपकी क्यू नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टी एम। डेल्टा वी के फॉर्म में निकालना चाहते हो तो 2Q डेल्टा वी, Q डेल्टा वी हो जाएगा। ये फॉर्मूला रिलेटिवली सिंपल है, पर मैं आपको, अगर इसको आप याद रख लोगे तो ये जल्दी सॉल्व कर देगा आपको एग्जामिनेशन में, जेईई मेन में। इसके बाद अपन आते हैं गॉस थ्योरम पे। तो ये गॉस थ्योरम मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले थोड़े से लंबे हैं। यहाँ तक आप रिवाइज कर चुके हो,
काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब जो बाकी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं गॉस थ्योरम से रिलेटेड, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए। आपका एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है। मैं अभी और इस वीडियो की फ्रीक्वेंसी और जल्दी जल्दी वीडियोस डालूंगा जिससे कि आप आराम से रिवाइज़ कर पाओ। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी रिगार्डिंग, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। किसी भी रिगार्डिंग जो भी डाउट हो आपको, प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ये मैंने नीचे दिए हुए हैं 2 नंबर्स, इन पर आप व्हाट्सएप कीजिए और अपने डाउट्स क्लियर कर दिए। कन्फ्यूज़ मत रहिए और बिल्कुल फ्री माइंड से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कीजिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।